with soft murmurs. His uncle is born prematurely as their terrified mothers scrambled to safety. And rebuilt and bombed again, are now affected by earthquake damage. Another earthquake in Turkey. One person has been 6 फरवरी को टर्की के अंदर 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। ये इतना तेज था कि इससे पूरे टर्की में और साथ लगते देश सीरिया में तबाही मच गई। आंकड़ों के अनुसार अभी तक मरने वालों की संख्या 46,000 के पार जा चुकी है और ये नंबर अभी और भी ऊपर जाने की संभावना है। टर्की में जो भूकंप आया इतना बड़ा भूकंप था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टर्की के अंदर अभी तक फाइनल आंकड़ा नहीं आया है, 3.5 लाख से ऊपर अपार्टमेंट बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। सीरिया के अंदर भी जो मरने वालों की संख्या है वो लगभग 6,000 के पार जा चुकी है। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि अभी तक लापता लोगों की संख्या का पता ही नहीं है। किसी भी सरकार ने अभी तक लापता लोगों के बारे में जानकारी नहीं दी है। टर्की में जब भूकंप आया उसके बाद पूरी दुनिया ने टर्की की हेल्प की है। भारत ने भी अपने यहाँ से एनडीआरएफ की टीम भेजी है, आर्थिक और जो भी एक डेली की जो चीजें होती हैं उनकी भी हेल्प की है। लेकिन समझना ये होगा कि ये भूकंप आखिर आ क्यों रहे हैं, आखिर भूकंप आने का कारण क्या है, और अगर ये भूकंप टर्की जैसा भूकंप अगर भारत में आज की मौजूदा स्थिति के अंदर आता है तो क्या भारत इसे झेल पाएगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि टर्की में भूकंप आखिर क्यों आया, भारत में अगर इस तरह का भूकंप आता है तो क्या उसके परिणाम हो सकते हैं और एक भूकंप से कैसे बचा जा सकता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि भूकंप आखिर आते क्यों है। भूकंप को समझने के लिए सबसे पहले आपको धरती के अंदरूनी भाग को समझना पड़ेगा। पृथ्वी की जो भीतरी सतह है उसे 4 भागों में बांटा गया है, इनर कोर, आउटर कोर, मेटल कोर और क्रस्ट। और जो पृथ्वी की सतह जिसके ऊपर हम रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर की जो मोटाई है वो 50 किलोमीटर की होती है और इसे भी अलग अलग 12 कैटेगरीज में बांटा गया है। यही वो कैटेगरी और यही वो प्लेट्स होती हैं जो आपस में मूव करती हैं और इन प्लेट्स के नीचे होता है लावा। इस लावा के ऊपर ये प्लेट तैरती हैं और सालाना इनके आपस में चलने की जो रफ्तार होती है वो 4 से 5 मिलीमीटर की होती है। जरूरी नहीं है कि इन प्लेट्स के टकराने से ही भूकंप आए। भूकंप आने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मोटे मोटे अगर मैं बताऊं तो 3 बड़े कारण होते हैं। माइनिंग की टेस्टिंग करना, कहीं पर ज्वालामुखी का विस्फोट होना या फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग का काम करना, क्योंकि न्यूक्लियर जो टेस्ट किए जाते हैं वो धरती के बहुत अंदरूनी भाग में किए जाते हैं और उनके जब वो फटते हैं तो उनसे जो एनर्जी निकलती है वो भी भूकंप पैदा करती है। ज्वालामुखी जब फटता है तब उससे जो फटने के बाद जो गति उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो एनर्जी बाहर आती है, उससे भी भूकंप आ सकते हैं। और जब माइनिंग के लिए टेस्टिंग की जाती है, जब विस्फोट किए जाते हैं, तब भी भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब भी कभी कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जाती है कि उसका केंद्र कहाँ था। जहां केंद्र होता है उसे एपिक सेंटर बोला जाता है। भूकंप का केंद्र जानने के बाद सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि इस भूकंप की गति क्या थी। रिक्टर स्केल से इस भूकंप की गति को मापा जाता है। अगर रिक्टर स्केल पर 1 to 5 के बीच में अगर भूकंप की गति रहती है तो इसे एक सामान्य दर्जे का भूकंप माना जाएगा। लेकिन ये सामान्य दर्जे का भूकंप उस वक्त बड़ा भीषण साबित हो सकता है अगर यह किसी नदी के किनारे आया हो और वहां पर बनी इमारतें अगर इसको सहन करने लायक नहीं बनी, उनके निर्माण के अंदर अगर भूकंप निरोधी तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है तो यह सामान्य जो दर्जे का भूकंप है यह भी एक बड़ा भूकंप बन सकता है। अगर दिल्ली जमुना के आसपास इस तरह का भूकंप आ जाए और जो हाई राइज बिल्डिंग है उनका कंस्ट्रक्शन उस लेवल का ना हो तो समझ सकते हो कि ये सामान्य दर्जे का भूकंप में कितनी बड़ी त्रासदी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो 5 से 5.9 के बीच का जो भूकंप होता है इसे भी सामान्य दर्जे का ही माना जाता है और यह भूकंप दुनिया में साल भर में 800 से अधिक बार आता है। इसके बाद अगर मैं 6 से 6.9 के बीच में लेके चलूँ तो ये एक मध्यम दर्जे का भूकंप माना जाता है जिसका इम्पैक्ट भी बड़ा साबित हो सकता है और यह साल के अंदर अमूमन 200 बार दर्ज किया जाता है। हालांकि इसकी गति, इसकी जो संख्या है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अब आते हैं हम उस स्टेज पर जहां पर त्रासदी का नापने का पैमाना भी शायद फेल हो जाए और इसी लेवल का भूकंप अभी टर्की में आया था। और अगर गति 7 से 7.9 के पास जाती है तो इसे बड़े पैमाने का भूकंप माना जाएगा। टर्की में 7.8 गति का भूकंप नापा गया था और उसकी त्रासदी आप देख सकते हो कि वहां पर अभी मरने वालों की संख्या 46,000 के पार जा चुकी है और यह आंकड़ा अभी भी कह रहे हैं कि बढ़ सकता है। लेकिन रिक्टर स्केल पर अगर गति 8 से ऊपर चली जाती है तो अब यह एक आपात स्थिति खड़ी कर देगा किसी भी उस जगह के लिए जहां पर इस भूकंप को नापा गया है।
जी हाँ, 8 से लेकर 8.9 का भूकंप बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है और इसकी आने की संभावनाएं साल में 1 से 2 बार ही होती हैं। रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की गति 9 से ऊपर जा रही है तो अब इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितना बड़ा भूकंप होगा। अगर यह भूकंप समुद्र के अंदर आता है तो सुनामी खड़ा कर देगा। अगर यह भूकंप धरती के ऊपर आ रहा है तो धरती फट जाएगी, बिल्डिंगें गिर जाएंगी, बहुत बड़े पैमाने पर त्रासदी हो सकती है। अगर कहीं पे डैम बना हुआ है तो डैम के टूटने की संभावना, कहीं न्यूक्लियर प्लांट अगर कहीं लगा हुआ है उसके खत्म होने की संभावना खड़ी हो जाती है। और अगर न्यूक्लियर प्लांट खत्म होता है तो भूकंप ने जो त्रासदी मचाई है, जो भूकंप ने जितना भी डैमेज किया है, न्यूक्लियर प्लांट खतरे में आने के बाद ये त्रासदी कितने बड़े पैमाने पर फैल सकती है ये कोई भी नहीं सोच सकता। और इस तरह के भूकंप के आने की संभावनाएं 20 साल में एक बार होती है। दुनिया में आए अब तक के 5 बड़े भूकंपों की अगर बात की जाए तो 5वें स्थान पर आता है रशिया के अंदर कमचट्टा जगह पर आया भूकंप, जो कि 1952 में आया था और उसकी मैग्नीट्यूड था 9 और यह इतना बड़ा भूकंप था कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पेरू, चिली और न्यूजीलैंड तक था। इस भूकंप के आने के बाद जो सुनामी की जो लहर उठी उसकी ऊंचाई 15 मीटर से भी अधिक थी। नंबर 4 पर आता है तुहोको, जापान के अंदर आया भूकंप। यह 2011 में आया था और मैग्नीट्यूड जो इसका था वो 9.1 का था। तुहोको के अंदर आए भूकंप के अंदर जो सुनामी में जो लहर उठी उसकी जो ऊंचाई थी वो 40 मीटर की थी। नंबर 3 पर आता है सुमात्रा के अंदर आया अर्थक्वेक। सुमात्रा में जो अर्थक्वेक आया था वो 2004 में आया था। मैग्नीट्यूड जो इसका था वो 9.1 का था और इसे इंडियन ओशियन के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। हैरानी की बात यह है कि ये दुनिया का अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला भूकंप था। यह भूकंप लगभग 10 मिनट तक चलता रहा था। नंबर 2 पर आता है ग्रेट अलास्का अर्थक्वेक। ग्रेट अलास्का अर्थक्वेक 1964 में आया था। मैग्नीट्यूड जो उसका था वो 9.2 का था। ड्यूरेशन थी वो भी 4.5 मिनट से अधिक की ड्यूरेशन थी। और इस भूकंप के बाद जो लहरें उठी थी, जो सुनामी आई थी, वो लगभग 24 फीट के ऊपर थी। नंबर 1 पर आता है वालदिविया अर्थक्वेक, जो कि 1960 में आया था। मैग्नीट्यूड इसका भी 9.5 था और यह अर्थक्वेक ग्रेट चिली अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है इतिहास के अंदर। और यह भूकंप 10 मिनट तक जारी रहा था। आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो सबसे ज्यादा भूकंप अभी तक जो है चाइना में नोट किए गए हैं। 1990 से 2022 के बीच में चाइना के अंदर 182 भूकंप दर्ज किए गए। इंडोनेशिया में 161 भूकंप दर्ज किए गए। ईरान के अंदर 108, जापान के अंदर 94, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर 77, तुर्की के अंदर 58 यानी 58, इंडिया के अंदर 57 यानी कि 57 भूकंप भारत में भी 1990 से लेके 2022 के बीच में दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अंदर गुजरात का भूकंप भी इंक्लूड है। दुनिया में सबसे अधिक भूकंप सर्कम पैसिफिक सेस्मिक जोन के अंदर आते हैं, जो ये एक बेल्ट ऐसी है जिसे आसान भाषा के अंदर रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर जो है इंडोनेशिया से जापान, पूरे पैसिफिक ओशियंस होते हुए नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। ये एक ऐसी पूरी बेल्ट है जहां पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं। सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो भी यहीं पर हैं। भारत का जो मिडल ऑफ हिमालय की जो रेंज है, जिसके अंदर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर का ऊपरी भाग जो आता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव अर्थक्वेक जोन के अंदर माना जाता है। भूकंप के खतरे को भांपने के लिए भारत सरकार ने भारत के तमाम अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जोन में बांटा हुआ है। नंबर 5 का जो जोन है सबसे खतरनाक जोन माना जाता है और इसके अंदर पूरे भारत का 11% हिस्सा शामिल है और अधिकतर हिस्सा इसके अंदर हिमालय की बेल्ट से लगता हुआ ही पार्ट है। ये तो हुई कुछ आंकड़ों की बातें, लेकिन अब हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या भारत भी इस तरह का टर्की जैसा भूकंप झेल पाएगा। तो भारत के रिसर्च के अकॉर्डिंग, भारत की जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, भारत की जो प्लेट्स हैं, जो भारतीय प्लेट है, वो हर साल 5 सेंटीमीटर के हिसाब से खिसक रही हैं और इससे हिमालय के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। और भारत के अंदर हिमालय ही ऐसा पार्ट है जो कि जोन 5 के अंदर नोट किया गया है। आइए अब जानते हैं कि भारत के इतिहास में 5 वो बड़े भूकंप जिसने बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि पहुंचाई थी और भारत के इतिहास में वो भूकंप सबसे ज्यादा त्रासदी वाले भूकंप कहे जाते हैं। अगर मैं 21st सेंचुरी की बात करूं तो कच्छ के अंदर आया भूकंप साल 2001 में, कच्छ के भुज में आया भूकंप भारत की 21st सेंचुरी का सबसे बड़ी त्रासदी के अंदर है। इसके अंदर 20,000 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। भूकंप इतना ज्यादा हैवी था कि इसका जो इम्पैक्ट था वो 700 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। गुजरात के हर जिले के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।
इसके बाद 1934 के अंदर बिहार में भूकंप आया, जिसके अंदर 30,000 से अधिक लोग मारे गए। मुंगेर और जमालपुर जैसे शहर पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। 650 किलोमीटर दूर तक इस भूकंप को महसूस किया गया था और रिक्टर स्केल पर इसकी जो गति थी वो 8.1 थी। इसके बाद साल 1993 में महाराष्ट्र के अंदर भूकंप आया, जिसके अंदर 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी गति 6.4 रही। लातूर जिले में यह भूकंप आया था और इस भूकंप के बाद 52 आसपास के 52 गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। 1950 में आसाम में भूकंप आया, जिसका मैग्नीट्यूड 8.6 था। इस भूकंप में 1500 से अधिक लोग मारे गए थे और यह भूकंप 20वीं सदी का सबसे खतरनाक भूकंपों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 1991 में एक भूकंप आया, जिसकी गति रिक्टर स्केल के ऊपर 6.1% नापी गई थी और इस भूकंप के झटके दिल्ली तक महसूस किए गए थे। इस भूकंप के अंदर 1000 से अधिक लोगों के मरने की खबर सामने आई थी। लेकिन इसे आप कम मत मानिए, पहाड़ों में जो भूकंप आता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर जमीन वहां पे थलथली है तो लैंडस्लाइड होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को हम नहीं रोक सकते और ना ही उनके बारे में सटीक पूर्व अनुमान यानी कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम यूज करके इन चीजों का नुकसान कम कर सकते हैं। अगर तो हम हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हैं तो हम ये सुनिश्चित करें कि वो बिल्डिंग जो है भूकंप रोधी तकनीक से बनी हो। अगर हम लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि मकान पक्का हो, प्रॉपर पिलर्स पे उसका निर्माण किया गया हो। भारत के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर 95% से अधिक इमारतें बिना किसी भूकंप रोधी तकनीक के बनाई गई हैं। अगर भारत के अंदर टर्की जैसा कोई भूकंप आता है, अगर वो भगवान ना करे अगर वो दिल्ली जैसे शहर को हिट करता है, तो जो त्रासदी होगी, जो नुकसान होगा, वो टर्की के मुकाबले कई गुना अधिक हो सकता है। कैसी लगी आपको आज की इंफॉर्मेशन? कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि अगर भारत में भूकंप आता है तो किस तरह से आपके इलाके के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है।